अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़े बड़े सियासी जमातें भी हैं और बड़े बड़े जो रहनुमा भी हैं, उनकी तवज्जो अपनी अपनी सियासत बचाने के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल यह है कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो कंटेनर्स हैं वो पोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और डॉलर नापैद है। तो आज काबीना से तवक्को की जा रही थी कि काबीना एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल उन डिसीजंस की तरफ अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर देगी जिनके ऊपर कई महीनों से कहा जा रहा है कि IMF मुतालबा कर रहा है और हुकूमत गुरेज कर रही है। उसमें से सर फहरिस्त मसला जो है वो तो एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है कि इसहाक डार साहब ने उसको रोक के रखा हुआ है 230 रुपये के ऊपर। अगर उसको मार्केट रेट के ऊपर लेकर आएंगे, मार्केट मैकेनिज़्म के ऊपर, तो 20-25 रुपये उसकी वैल्यू जो रुपए की मज़ीद गिर सकती है। अब इसके अंदर एक कैच है। कैच ये है कि जैसे ही रुपए की कदर नीचे गिरेगी तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी कोई 30% के करीब पाकिस्तान में घूम रही है, लेकिन आपको रुपए को मुस्तकम रखने का फ़ायदा तब होता है जब आपके पास ख़जाने के अंदर कुछ 40-50 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हों, आपकी बरामदात बढ़ रही हों, मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो रही हो। लेकिन इसी अरसे में हुआ यह है कि जो रिमिटेंसेस पाकिस्तानी भेजते थे ओवरसीज़ से, क्योंकि रुपए की कदर जो थी वो ओपन मार्केट के अंदर आपको 250 के करीब मिलता है डॉलर, तो इंटर बैंक के अंदर वो 230 मिल रहा है, तो वो पैसा कुछ 400 मिलियन डॉलर पर मंथ तकरीबन नीचे गिर चुका है। वो 3 अरब डॉलर के करीब जा चुके थे, हम अब नीचे गिर चुके हैं। 400 मिलियन डॉलर पर मंथ हमने गंवाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बरामदात के अंदर भी 400 मिलियन डॉलर पर मंथ पैसा नीचे चला गया। अब बरामदात पाकिस्तान से कम हुई हैं या अंडर इन्वॉइसिंग करके पैसा दुबई में या ऑफशोर लोकेशंस पे रोक लिया गया और उसको बाद में किसी और तरीके से हुंडी हवाला के ज़रिए आ सकता है, रिमिटेंस करके आ सकता है, और वो बाद में जब मार्केट के अंदर रेट ऊपर चढ़ेगा तो फिर भी लाया जा सकता है। ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया, 3 रेट मार्केट के अंदर आ गए। तो IMF वालों की अवलीन शर्त थी कि आप एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस बनाएं। इसके प्लसेस भी होंगे और माइनसेस भी होंगे। माइनसेस सबसे बड़े उसके ये हैं कि महंगाई का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होगा जो पहले ही बहुत नाकाबिल बर्दाश्त है और मज़ीद ऊपर चली जाएगी और लोगों की चीखें निकलेंगी, तकलीफ़ में बहुत इजाफा होगा। लेकिन एक तरफ पूरा मुल्क तबाही के धाने पे खड़ा हो, डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल हो, और दूसरी सूरत ये हो कि अगर आप ये इकदाम करते हैं और IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए, दोस्त ममालिक जिसमें सऊदी अरब पब्लिकली उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि हम मदद करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि वो रिफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, ख़ुद भी अपनी इसलाह करें, फिर हम उनकी मदद करेंगे। अब ये अपनी इसलाह के लिए एक हिस्सा ये है और दूसरा फिस्कल साइड है। जो तहरीक इंसाफ ने आखिरी अपना माली साल ख़त्म किया था, उस माली साल के अंदर तकरीबन 5,500 अरब का माली खसारा करके गए थे। ये लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जाता है 6% ग्रोथ, 6% ग्रोथ। पहले कोरोना के दिनों में -1 पे आ गए थे, -1 से लो बेस से ये जाके 6 पे गए, और जिस साल इनकी हुकूमत गिरी है अप्रैल के महीने में, उस साल का 5,500 अरब का खसारा है। और 5,500 अरब के खसारे को आप सस्टेनेबल क्या कुछ कह ही नहीं सकते। उसको इस कदर तकलीफ दे है वो कि कर्ज़ों का बोझ ही ऊपर जाता है और 5,500 का 5,500 अरब कर्ज़ों में ऐड हो जाता है। बड़ी वजह क्या है कि आपने माजी के कर्ज़े लिए, डिवैल्यूएशन हुई और दोनों की कॉस्ट एडअप होती जा रही है और कर्ज़े ऊपर जा रहे हैं और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन आपके बजट का तबाही करी जा रहा है। अभी इस साल भी यही सूरत हाल है। इस साल भी कम व बेश 4 से 5,000 अरब रुपया जो है इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा, उससे बजट खसारा ऊपर जाएगा। तो IMF की दूसरी बड़ी शर्त यह है कि आपका जो सर्कुलर डेट है, बिजली की कीमतों में जो रद्दोबदल करना है वो, और जो गैस की कीमतों में रद्दोबदल करना है वो ना करने की वजह से वो 4200 अरब के करीब पहुंच चुका है। उसको आपको ठीक करना है। अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो ये चढ़ता जाएगा। पहले किसी ज़माने में 2,500 अरब था दोनों का मिला के, अब ये 4,2500 अरब तक पहुँच चुका है। आप इसको भी ठीक करें और जो टैक्सेशन मेयर्स हैं उसको भी लेकर आएँ। अब टैक्सेशन मेयर्स में सबसे बड़ा जो मुझे 2 एरियाज़ नज़र आते हैं पोटेंशियल जिनमें नज़र आता है, एक रिटेल ट्रेड है जो PMLN की वो वोट बैंक है, उसको वो हाथ नहीं डालते। टैक्स लगा भी हुआ था, मरियम नवाज़ की फरमाइश के ऊपर मिफ्ता ने उसको हटा दिया। और दूसरा वो सारों से तगड़े हैं वो पाकिस्तान में, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में इमरान खान ने शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो इक़्तिसादी फ़ैसले नाकिस किस्म के किए, उसमें से एक फ़ैसला ये किया कि ब्लैक मनी को खुली छूट दे दी कि वो रियल इस्टेट में आए और पैसा लगाएं। कोई पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार नहीं चलता सिवाय रियल इस्टेट के। जितना पाकिस्तान का सरमाया था, जो टेक्सटाइल मिल्स चलाते थे उन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटी बना ली है, जो बैंक चलाते थे उन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटी बना ली है, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने ज़री ज़मीनों को रियल इस्टेट में कन्वर्ट कर दिया।
प्लॉट बना के 5-5, 10-10 मरले के नाम डाले हुए स्कीमों के और वो बेची जा रहे हैं। ज़री ज़मीनें भी हमने ख़राब कर ली हैं अपनी। इसके ऊपर जब तक डॉक्यूमेंटेशन और फुल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट की शराइत हुकूमत आयद नहीं करती तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन्होंने ख़तरे में डाल दिया। इमरान खान का ये फैसला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत उसको चेक करने में गुरेज कर रही है। बड़े बड़े ताकतवर लोग और ताकतवर अदारे, उनकी अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। फ़ौज DHA के नाम से अदारा चलाती है, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान या सियासी घराने जो है उनके अपने अपने हाउसिंग यूनिट्स हैं और कोई एक नहीं चाहता कि उसके ऊपर हाथ डाला जाए। तो ये 3-4 इकदाम हैं और सबसे मुश्किल और जो कड़वा फैसला होगा वो एक्सचेंज रेट से शुरू होगा। लेकिन एक्सचेंज रेट को चाहते ना चाहते हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम $4 अरब और वो भी $4 अरब वो जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके साथ पाकिस्तान को 23 करोड़ की आबादी को लेकर आगे नहीं चल सकते। मलिक बोस्तान हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं फॉरेक्स के। मलिक बोस्तान साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक बोस्तान साहब, कहा जा रहा है कि कल से मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा, कुछ रोशनी डालिए, क्या फैसला हुआ और किस तरीके से ऑपरेट करेगा? देखो जी, हमने ये कैप लगाया था इंटरेस्ट ऑफ कंट्री की, शायद हमारे कैप से डॉलर का रेट बड़े कम हो और हम महंगा जब खरीदेंगे नहीं और महंगा बेचेंगे नहीं, सस्ता खरीदेंगे सस्ता बेचेंगे। लेकिन हमारी उम्मीदों में पानी फिर के आवाम ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमने उन्हें कहते हैं कि डॉलर जो है इस रेट पे दे दो, तो वो इस रेट पे देने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई और वहाँ जाके सेल करते हैं, खरीदने हमारे पास आते हैं, तो क्योंकि हमारे पास सप्लाई है नहीं और हम किसी को $5,000 की जरूरत होती है तो हम उसको 1,000 जब देते हैं, 4,000 ब्लैक मार्केट से खरीदने चला जाता है, जिसकी वजह से हुकूमत के हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है। जो वर्कर हमारे वर्कर रेमिटेंस है, पहले 80% पब्लिक को देते थे और 20% बैंकों को देते थे, लेकिन अब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, 100% आप बैंकों को दें, पब्लिक को न दें। दूसरा, हमें डॉलर इम्पोर्ट पे भी पाबंदी लगाई हुई थी कि आप बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन था कि काउंटर पे लोग हमें सेलिंग करने आए, लेकिन वो ब्लैक मार्केट वजूद में आने से वो वहाँ सेल करें, जिसकी वजह से सप्लाई में फर्क आया और हमारा नतीजा ये निकला $600 मिलियन जो माना हमारे पास आते थे वो कम होकर $200 मिलियन पे आ गए। इसी तरह हमारी कल सुबह से कम हो गई। कल सुबह से अब क्या करेंगे? कल हम जो भी मार्केट का रेट होगा, क्योंकि हम आज ब्लैक मार्केट का रेट $3 गिरा है हमारे इस फैसले की वजह से, क्योंकि पहले लोगों को ये पता चला है कि ये लोग अब हमारे मुकाबले में रेट बाइंग सेलिंग करेंगे, तो जब कोई लोग महंगा खरीदते हैं फिर फौरन बेचने की कोशिश करते हैं कि कहीं रेट गिर ना जाए। तो जब वो सस्ता खरीद रहे थे उनको आगे ब्लैक मार्केट उनके आगे टारगेट था, वहाँ बेच। ब्लैक मार्केट आज कितने पे बंद हुई है? आज वो बंद हुई है $250 पे से 253 के दरमियान आखिर में बंद हुई है। $250 पे बंद हुई है। तो कल आपकी तवक्को क्या है? तक चली गई थी और कम हुई है $3, यानी कि कल आपकी तवक्को क्या है? हमारी उम्मीद है अगर आवाम ने हमारा साथ दिया, जैसे हमने कहा भी, अपील भी की है, डॉलर का बाइकाट करें, आवाम जो है बिला जरूर डॉलर ना खरीदें, और अगर आवाम हमारे साथ ताउन करती है हम उन्हें वही रेट देंगे जो ब्लैक मार्केट का रेट है, तो हम उसको फिर फौरन बेचेंगे और बेचेंगे तो रेट कम होना चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि ब्लैक मार्केट खत्म और इंटर बैंक और फ्री मार्केट का रेट बराबर हो, ताकि हमारे वर्कर रेमिटेंस जो कि ऑफिशियल चैनल से वाला ऑपरेटर ब्लैक मार्केट में $1 अरब हमारे माना कम हो गया। फिर मलिक बोस्तान साहब, एक अंदाजा है मार्केट के मुख्तलिफ लोगों का कि 250 के करीब ही कहीं हो सकता है ₹1-2 नीचे आ जाए, लेकिन 250 के करीब भी रेट सेटल होगा, यही तवक्को है आपकी? अगर हो भी जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले आपने देखा सैलाब से पहले यही डॉलर 250 को टच करके 200 तक आया था, आपने भी मेरा इंटरव्यू भी लिया था। इस्लामाबाद में लोग डॉलर खरीद नहीं रहे, लोग हाथों में लेके घूम रहे हैं, तो अब वक्त दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि हमने कैप लगाने का हमारा जो तजर्बा नाकाम रहा है, तो हम डॉलर जब खरीदेंगे तो बेचने के काबिल होंगे। हमारे पास जब डॉलर हो तो कोई रियलिस्टिक मुझे बताएं फिगर, जो तवक्को है आपकी, प्रोफेशनल आप मार्केट को डील करते हैं, आपका अंदाजा होगा कि कहाँ सेटल होगा। हमारे आवाम का मद्देनजर रखते हुए हमारी एक उम्मीद है कि हमारी आवाम हमेशा जो इस रेट पे बेचेंगे फायदे में रहेंगे, तो डॉलर का रेट जो है गिरेगा। अगर आवाम साथ नहीं देती तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं, जैसे मैंने बताया। तो अगर ये रेट मार्केट बेस्ड हो जाता है मलिक बोस्तान साहब, तो तकरीबन $400 मिलियन रिमिटेंसेज में हर महीने कमी हुई है, तो आपको तवक्को है कि वो 400 मिलियन दोबारा फिर मार्केट के अंदर आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? जब उनको यही रेट मिलेगा तो क्यों नहीं आएगा? हर आदमी की कोशिश होती है कि मैं मुल्क को डॉलर दूं, लेकिन जब मुल्क उसके डॉलर 20-20 रुपए कम देते हैं तो वो मुल्क का जज्बा ठंडा पड़ जाता है, वो फिर वो वहाँ दे देता है।
तो अभी हमारा जब रेट ही यही होगा और ब्लैक मार्केट की भी रेट वही होगा तो लोग हमें देंगे और मुल्क को देंगे। तो हमारा टारगेट ही यही है कि ये। और एक आखिरी बताइए कि कल इंटरबैंक की क्या सूरत देखते हैं आप? देखो इंटरबैंक भी जैसे हुकूमत भी यही कोशिश करी, डेली जो आप देख रहे हैं 50 पैसे 1 रुपया बढ़ रहा है। इंटरबैंक भी इतना ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारी मार्केट में एक वक्ती तौर पे जब फ्री फ्लोट करते हैं एक झटका आता है और झटके के बाद दोबारा मार्केट वापस आती है। तो ये रहेगा और हमें उम्मीद है हमारी आवाम से, पहले जैसे हमने अपील की थी और उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, वही 250 वाला डाला 200 में खरीदने को कोई तैयार नहीं था। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आमतौर पर ऊपर कोई अपीलें शीलें काम नहीं करती, ये एक बिज़नेस का असूल है, जिसको जो वारा खाएगा उस पर बेचेगा और जिसको जो वारा खाएगा उस पर ख़रीदेगा। सिर्फ इसको मसनूई तरीके से कागज़ के ऊपर लिख के अगर वहाँ रख दें कि इसका रेट 230 होगा तो वो 230 होगा नहीं। तो हुकूमत को इंटरबैंक की भी पॉलिसी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ भी इसको मार्केट बेस जितना बना सकते हैं इसको लेकर आएँ। 8, 10, 15 रुपये इंटरबैंक में गिरेगा, ये कोई दुनिया का असूल नहीं है जिसको कहें कि नहीं गिरेगा। जब तक इनफ्लोज नहीं आएंगे इसके ऊपर प्रेशर आएगा, इनफ्लोज आएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इसके ऊपर हमें बड़ा दिल थाम के फैसला लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, किसी की अना का मसला नहीं है। पाकिस्तान को बचाना है तो ये स्टेप लेकर अब आगे निकलना पड़ेगा। नापसंदीदा अमल है, लोगों की जानें मुश्किल में पड़ेंगी, लेकिन ख़जाना खाली हो तो फिर इसके अलावा हल कोई नहीं। अभी यही एक मुश्किल है, नापसंदीदा अमल है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट ये बढ़ा रहे हैं वो नापसंदीदा अमल है, लेकिन IMF आपको पैसा नहीं दे रहा, आप फंसे हुए हैं। तो हाथ जोड़ के भी करना पड़ेगा और जाके खुद से भी कर लें तो करना पड़ेगा। जो हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में 2 मेहमान शख्सियात हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। शेख वकास अकरम साहब हैं हमारे साथ और अहमद बिलाल महबूब साहब हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आपको शहबाज शरीफ साहब का IMF के हवाले से एक स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ जी, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सुनाइएगा जी। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, शराइत हैं, उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा। अब शहबाज शरीफ साहब ये मुक्के लहरा के बात तो कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये 3 महीने डार साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी ज़ाया कर चुके हैं। ये फ़ैसला इन्हें 3 माह पहले कर लेना चाहिए था। शेख वकास अकरम साहब आप फरमाइएगा, हम क्या सियासी तौर पर इस काबिल हैं कि ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बचाने के लिए मुश्किल इक़दाम करके आगे निकल जाएँ या इसी खेल में लगे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहती। जहाँ पे आपने कहा कि क्या हम काबिल हैं, नदीम भाई तो बिल्कुल काबिल क्यों नहीं है, बस इनिशिएटिव जो है वो लेना है। किसी ने तो सख्त फैसले लेने हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टीज को मौत पड़ती है सख्त फैसले लेते हुए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई फैसला ले लिया तो उससे हमारा वोट बैंक, हमारा वोटर जो है वो डिस्टर्ब होगा और हमारी इलेक्टेबिलिटी जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो वो कोशिश यही करते आए हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लें, जो पिछली 2-3 हुकूमतें रही हैं, आप सबको देख लें, सब ने ऐसे फैसले किए हैं जो अगले आने वाले के लिए तो बेशक खतरा होंगे, मगर उनकी इलेक्टेबिलिटी उससे डिस्टर्ब ना हो। तो काबिल जरूर है, हिम्मत कोई नहीं है, इरादा कोई नहीं है, विल नहीं है। वो जो चीजों को सीधा करने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी सख्त फैसलों की, उसका ढोल तो बजाया जा रहा है कि हमने सियासत जो है वो कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए, मगर नजर ये आता है कि रियासत खराब कर रहे हैं अपनी सियासत बचाने के लिए। तो ये तमाशा लगा रहेगा, काबिलियत मौजूद है मगर ये करना नहीं चाहते। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम सोचते थे कि आप गैस के ऊपर डिसीजन लेंगे, शायद बिजली की कीमतों के हवाले से फ़ैसला आएगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर कैबिनेट क्लियरेंस देगी और मामला आगे चलना शुरू हो जाएंगे। आपने समरी पिछले प्रोग्राम में हमें बताया था कि पूरा एक प्लान बना के दिया है कि किस तरीके से वो 1600 अरब या जितना भी वो सर्कुलर डेट है गैस का और पेट्रोलियम के शोबे का, उसको ख़त्म करना है। क्या फ़ैसला हुआ उसके ऊपर? जी सर, जो प्लान्स हैं, 2 प्लान्स हैं मुख्तलिफ, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारा फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट भी कम हो जाएगा और हमारा स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, गैस की जो कीमत है उसके हवाले से जो मैंने आपसे बात की थी, हमने एक मुकम्मल प्रोग्राम वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आपने जो गरीब लोग बचाए हैं, मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा गरीब लोगों को आप बचाएं, क्योंकि अगर आपने ये जिस चीज़ की अभी हम तकरार कर रहे थे कि रियासत और सियासत, ये तकरार के अंदर ही सही जवाब है सर।
और ये स्ट्रेस और ये टेंशन हमें अपने साथ लेकर चलनी पड़ेगी। कितना सर्कुलर डेट है सर इस वक्त गैस के शोबे का? 1600 अरब का तकरीबन, और 2600 बिजली का? 1500 जी सर, तकरीबन 2600 के करीब बिजली का है सर, और तकरीबन 1600 अरब के करीब जो है वो गैस का है। और इंशाल्लाह गैस के तमाम मामलात, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमें को दोबारा मौका मिलेगा तो हम 4 साल में इसको ठीक करके जाएंगे। हम इंशाल्लाह जो आईनी मुद्दत है उसके अंदर अंदर गैस सेक्टर को फिक्स करके जाएंगे। उसका एक मुकम्मल प्रोग्राम है, उसके ऊपर निगोशिएशन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमसे ज्यादा एग्रेसिव हैं। सर IMF के साथ 2 इश्यूज रोड ब्लॉक बने हुए हैं, 3 इश्यूज कहना चाहिए। एक हमारा इंटरबैंक का एक्सचेंज रेट है, उसमें स्टेट बैंक का भी अमल दखल है और इसहाकदार साहब का भी, उसके ऊपर भी इन्हें गुंजाइश देनी पड़ेगी। दूसरा बड़ा इशू आपका गैस और बिजली की कीमतों का है, और थर्ड वाला फिस्कल साइड के ऊपर टैक्सेशन मेयर्स है जिसके ऊपर उनसे कुछ हमने रजामंदी लेनी है। आप वाला इशू पोलिटिकली बड़ा थॉर्नी है। बिजली की कीमत गैस की बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री, आज एप्टमा वालों से आप मिल रहे थे, उनको आप गैस भी नहीं देते और साथ कहें हम रेट बढ़ाएंगे तो वो चीखे मारेंगे। इसी तरीके से बिजली का इशू है। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है इन लोगों के साथ? कुछ इंडस्ट्री के हवाले से ही बता दें। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के सामने 2-3 तजावीज़ रखी गई हैं, और वजीर खजाना के सामने भी 2-3 तजावीज़ रखी गई हैं जो फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं, जिसमें ये बड़ी क्लियरली बताया गया है और दिखाया गया है कि पाकिस्तान के गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। और इसके बावजूद हम एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आएंगे जो हमारे ख्याल में IMF के लिए काबिल कबूल होगा। उसकी तफसीलात इस वक्त देनी जो है कबल अज वक्त भी होंगी और रिस्पॉन्सिबल भी होंगी, कि उससे उनसे हमारी जो निगोशिएशन है वो खराब हो जाएगी। कोई कट ऑफ डेट देंगे कब तक उस प्लान की मंजूरी आप देंगे? 2 रोज, 4 रोज, 6 रोज? जी मेरे ख्याल में आपको अभी आपने देखा है कि IMF की टीम को दावत दे दी गई है कि वो तशरीफ लाएं, और वो इसी वजह से दावत दी गई है कि हमारे पास ऐसी तजावीज़ हैं जिसपे हम समझते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर और गरीब आदमी। और कब पहुंचेगी IMF की टीम सर? अभी उन्होंने कुछ हतमी तारीख नहीं दी। हमने तो उनको यही कहा है कि 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर वो तशरीफ ले आए, क्योंकि हम तैयार हैं, डार साहब की टीम तैयार है। हमारी तरफ से तजावीज़ ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं हम डिफेंड कर सकते हैं IMF के साथ भी और अवाम के सामने भी। इस वजह से इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास तजवीज़ कोई नहीं और हम हवा में हाथ हिला रहे हैं। बड़ी हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम है, हमारे पास 2-3 मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल पे हैं और वजीर खजाना की टेबल पे हैं, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इनमें से कोई भी एक तजवीज़ जो है वो IMF के लिए काबिल कबूल हो। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे अगर मैं कहूँ कि कुछ तज्जिया करके दें कि एक तवील अरसा हो गया, पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 8-9 माह असद उमर ये फैसला नहीं कर पाए कि क्या करना है। फिर हफीज़ शेख आए, उन्होंने जो IMF ने आगे रखा उस पर साइन करके कर्जा ले लिया। फिर ये चीज़ हमारी प्रोग्राम रुकता है, बंद होता है, रुकता है, बंद होता है, और एक स्टेज आ जाती है कि जब बिल्कुल हम हथियार फेंक देते हैं कि जो कहते हो हम सारा कुछ कर लेते हैं, अगली केस जारी कर दो। शायद हम दोबारा उसी जगह पे फिर से खड़े हैं एक दफ़ा। आपका तजिया क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए 10 महीने के अंदर कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है, और 90 दिन के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबे की असम्बली का इलेक्शन है, और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन है। इलेक्शन ईयर में, बल्कि इलेक्शन मंथ्स में किसी भी सियासी जमात के लिए इस किस्म के सख्त फैसले तो बहुत ही मुमकिन सी बात लगती है। तो 3 ऑप्शन है, इसी तरह बैठे रहें जैसे बैठे हैं और वक्त चलता रहे और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, ज़ाहिर है उसका कोई फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा नहीं। दूसरा ये है कि आप ये जो फैसले हैं मुश्किल ये लें और फिर बहादुरी के साथ अपनी बात आवाम के सामने रखें कि हमें क्यों लेने पड़े, कम्युनिकेट करें। हो सकता है लोग कन्विंस हो जाए, नहीं हो सकेंगे तो आप कम से कम आप एक ऑनरेबल तरीके के साथ अपना फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तीसरा ये है कि फिर कोई ताकतवर हलकों के साथ कोई निगोशिएशन करके अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करें, शायद उसकी भी कोशिश हो रही हो। तो ये 3 काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में दरमियान वाला रास्ता ऑनरेबल है। इन्होंने खुद ऑप्शन लिया था, इन्होंने खुद का वोट चलाया था,
हुकूमत संभाली थी, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने चाहिए और पूरी कोशिश करके पब्लिक को कन्विंस करना चाहिए कि उन्हें क्यों करना पड़ा। यही एक जिनके पास ऑनरेबल ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन दोनों अहमद साहब, जो आपने थर्ड ऑप्शन का तज़किरा किया है वो बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। एक 13 जमाती इत्तेहाद जिससे एक दिन हुकूमत नहीं चलाई जा रही है, 80 लोगों की काबीना हो गई है और नापसंदीदा अमल है कि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में 80 लोगों को वज़ीरों की शक्ल में नज़र आए। तो इसमें ताकतवर लोगों की मदद से कोई गैर आइनी या कोई आइनी टांग तोड़ के रास्ता निकालना असम्बलियों की मुद्दत को तवील करने के लिए तो मुनासिब नहीं होगा। दूसरे बाज़ लोग राय देते हैं कि ये जो 90 रोज़ के आपने इलेक्शंस की बात की कि इसके ऊपर क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ दरमियान में है तो शायद कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश की जाए। आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा करीने क्यास नज़र आती है कि क्या हो सकता है? देखिए, सूबाई असम्बलियों के अंदर तो हल्का बंदियों का रिलीफ का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। यहाँ कौन सी हल्का बंदियां होनी है सर? यहाँ पे कुछ नए अजला बने हैं, नए अजला बनने से हल्का बंदियां तब्दील नहीं होती, सिर्फ उन हल्काओं के नाम बदल जाते हैं। अगर नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लग जाएगा, जिसको वो इलेक्शन कमीशन रीडिस्क्रिप्शन कहती है। बाकी अभी तक सेंसस कोई हुआ नहीं कि हल्का बंदियों पे फर्क पड़े, लिहाजा सूबाई असम्बली के इलेक्शन में तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई तब्दीली के आसार नहीं है। कौमी असम्बली के इलेक्शन में फिर भी 1 साल की एक्सटेंशन बाय प्रोक्लेमिंग एमरजेंसी हुकूमत आईनी तौर पे कर सकती है। उसको जॉइंट सेशन से एंडोर्समेंट की ज़रूरत होती है, वो कर लेंगे। अदालतें जो है वो आड़े आएंगी, आ सकती हैं। वो अगर उनको इस प्रोक्लेमेशन को गैर कानूनी करार देंगी तो मसला होगा, तो वो कौमी असम्बली का तो हो सकता है। सूबाई असम्बली का मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नजर नहीं आता कैसे करेंगे पोस्टपोन। शेख वकार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही शायद नापसंदीदा फेल हो क्योंकि मौजूदा सेटअप जो है PDM का कोई पॉपुलर सेटअप नहीं है, तो इनको 1 साल के लिए कोई इजाफी कोई मुद्दत दे, ताकतवर हल्के चाहे उनके लिए रास्ता बना दें, कोर्ट भी अप्रूवल लगा दे, तो शायद लोग उसको कबूल ना करें खुश दिली से, एक तकलीफ दे सूरत हाल हो जाएगी। नदीम भाई, बिल्कुल जैसे मुआशी हालात हैं, ये तो डार साहब ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखें जी, हमने इतनी कुर्बानी दी है, हमने सियासत कुर्बान की है, अब हमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। तो देखो ना, खोल के मांग रहे हैं टाइम, बस सानू ज्यादा दो। ठीक है, बिलाल साहब सही कह रहे हैं कि वो एक रास्ता है, उससे ये बढ़ा सकते हैं, मगर मैं आपसे एग्री करूंगा, ये जो वक्त बढ़ाने वाली बात है, और खसूसन जब आपके सामने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन मौजूद है, आप इन हालात के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के अगर उसको तूल देंगे कि नहीं हमें ये वक्त इसलिए चाहिए कि हम इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, वो एहतजाज नहीं करेंगे, वो अदालतों में नहीं जाएंगे, वो आपके लिए रखने पैदा नहीं करेंगे, वो मीडिया में आपके लिए आपको खराब करेंगे, गंदा करेंगे, क्योंकि आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी और मुल्क को ठीक करने के बहाने से वक्त लिया होगा, तो आपकी एक एक चीज जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो है वो उसको देखा जाएगा कि आपका हर कदम और ज्यादा मैटर हो। तो ये किसी भी तरीके से, शायद ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, ये किसी भी तरीके से PMLN या PDM के लिए भी उनके लिए कोई ये सूदमंद नहीं होगी और फायदेमंद नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि ना वो इनको चलने देंगे, और फिर एक बात होती है कि जी क्योंकि टर्मोइल है, क्योंकि अपोजिशन खप मचा रही है, सानू चलन नहीं देंगे, तो फिर क्या अगला उस साल तुहानू चलन देंगे? क्या उस साल तुहाडे खिलाफ खप नहीं मचाएंगे? क्या तुहानू खराब नहीं करेंगे? क्या तुहाडे खिलाफ जलसे नहीं करेंगे? क्या तुहाडे खिलाफ जुलूस नहीं करेंगे? वो सब कुछ करेंगे, बल्कि क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, और वो इमरान खान का जो बयानिया है वो लोग उसको और ज्यादा बाय कर लेंगे। वो कहेंगे देखा, जो मर्जी उस पर इल्जाम लगाते रहे, अगर ये करेंगे तो वो कहेगा देखा मैं तुहानू कहना सी ना, ये अपने लिए वक्त चाहते हैं, ये सिर्फ अपना इक़्तिदार तूल। डॉक्टर मुसद्दिक साहब से पूछते हैं, डॉक्टर मुसद्दिक साहब, क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के तो 1 साल के लिए असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा ली जाए? देखिए, ना तो ऐसी कोई तजवीज़ सामने आई है, ना ज़ेर गौर है, ना किसी ने पेश की है, और ना होनी चाहिए। और मेरा तो ये बड़ा सीधा सीधा सा नुक्ता नज़र है कि आइन ने एक मुद्दत तय कर रखी है, वो मुद्दत ख़त्म होने में कुछ महीने रह गए हैं, वो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उस दिन इलेक्शन हो जाएंगे, और यही तरीक़ाकार होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें इमरजेंसी की जो शिकें हैं ये बड़ी स्पार्सली और बड़ी केयरफुली और बड़ी कंजर्वेटिवली इस्तेमाल की जाए, करनी चाहिए। इनकी प्रोविजन खास वजह से रखी गई थी
और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम कभी फाइनेंशियल और कभी कोई और इमरजेंसी लगा के इन प्रोविजंस को इस्तेमाल करें। ये मेरा जाती ख्याल है। मैं पाबंद हूँ पार्टी के फैसले का, मैं पार्टी का मेंबर हूँ, जो भी पार्टी फैसला करेगी मैं उसका पाबंद हूँ। लेकिन मेरा पहले भी ओपिनियन यही था और आज भी ओपिनियन यही है कि ये तमाम गुफ्तगू, और पार्टी में किसी बंदे ने ये कहा नहीं कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहते हैं, ना किसी ने अभी तक ये कहा है कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं या पोस्टपोन होना चाहिए। ऐसी तो कोई गुफ्तगू मेरे सामने नहीं है। सही, एक हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बाज़ मामलात के अंदर जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे 80 लोगों की काबीना है, वो बहुत ही एक नापसंदीदा तौर पर लोगों को नज़र आती है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल है। लोगों को सारा दिन कहते हैं कुर्बानी दो और अपने 80 वज़ीर रखे हों, लेकिन यही 80 वज़ीर अगर कह दें ना हम तनख्वाह लेंगे, ना सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ना सरकारी मराहत लेंगे, अपने खर्चे पे आएंगे, ख़ुद का खाना खाएंगे, तो लोगों को शायद वो इतना नागवार ना गुजरे। ये काम आप करके दिखाएंगे तो तब होगा। कुछ लोगों को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे और उसी में से एक तोशा खाना का मामला है। पिछले 10 महीने या जितना भी अरसा इनको हुकूमत में आ गया है, वो एक ही शोर रहा है कि तोशा खाना की घड़ी चोर, घड़ी बेच दी, वहाँ से इतने $1 मिलियन की लाए, इतने $1 मिलियन की बेच दी। और कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने तफसील मांगी तो सरकारी तौर पर ख़त लिख के बता दिया कि ये रिकॉर्ड पब्लिक करना जो है वो कौमी मफादात के ख़िलाफ़ होगा। ये इंतहाई नामुनासिब जवाब था, क्योंकि कुछ भी कौमी मफाद के खिलाफ इसको कहना दुरुस्त नहीं है। इसका दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो कौमी मफाद को बढ़ाएगा, उसको मौसर करेगा। ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तो कौम की इज़्ज़त बढ़ेगी। आज काबीना के इजलास के सामने तवक्को की जा रही थी कि तोशा खाना की लिस्ट को पब्लिक करने के ऊपर फैसला किया जाएगा और उसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐलान नहीं हुआ, फ़िलहाल नहीं हुआ। उम्मीद है कि शायद अगली काबीना के इजलास के अंदर ये चीज़ दोबारा आएगी समरी। ख्वाजा आसिफ इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, सब कमेटी को, और वो तजावीज़ की मंजूरी हो जाएगी। जो आज तजावीज़ सामने उसके अंदर आई, और मैं उसके कुछ नुकात आपके सामने रखूँगा कि तोशा खाना की मुकम्मल फ़हरिस्त को पब्लिक कर दिया जाए। जिसने जो तोहफ़ा लिया आज तक उसकी तफसील पब्लिक कर दी जाए, फिर उसका इस्तेमाल है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये है अगर कि उसने सऊदी क्राउन प्रिंस से ली हुई घड़ी बेच दी है तो उसका रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे तो जाके उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे। अगर रिकॉर्ड ही नहीं पब्लिक करेंगे तो फिर उसकी बुनियाद क्या बनेगी। तोहफ़ को ऑक्शन के ज़रिए किसी फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जितने तोहफ़े मिलते हैं, इमरान खान गालियाँ निकालते थे शरीफ फैमिली को और जरदारी को कि ये तोहफ़े घरों को ले जाते हैं। ख़ुद इमरान ने भी वही काम किया। तो पहले तो इसका कानूनी तौर पर रास्ता बंद करें कि ये तोहफ़े अपने घरों में ले जाना बेशर्मी वाला तरीका है, कोई इज़्ज़त वाली बात नहीं है। इसको ऑक्शन करें, चैरिटेबल मकासद के लिए, बच्चों की तालीम के लिए लगाएं, किसी ऐसे काम के लिए जहाँ पर गरीबों की, पाकिस्तानी अवाम की, नादार लोगों की मदद हो सके। तोहफ़ की मालियत पर भी एक हद, एक लिमिट फिक्स करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसी तरीके से जिन लोगों ने नेशनल टैक्स, जो कौम के टैक्स का पैसा है, इससे मराहत ली हैं, कोई प्लॉट लिए हैं, कोई और मुफादात लिए हैं, तो वो रिकॉर्ड जो टैक्स पेयर्स के पैसों से किसी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा उसको भी पब्लिक करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। डॉक्टर अशफाक हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ माहिर मुआशियात हैं। वेरी वार्म वेलकम। ये फरमाइएगा कि IMF का प्रोग्राम आज सुन रहे थे कि 3-4 इशूज़ के ऊपर कैबिनेट अप्रूवल देगी, हुआ नहीं है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन वाले कहते हैं कि सुबह हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को ले आएंगे, लेकिन इंटरबैंक वो भी काफ़ी मैटर करेगा कि इंटरबैंक कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आपकी क्या राय है और क्या तजज़िया? देखें, ये IMF का जो है ना, ये उनके एक रिलीजन का हिस्सा है। मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड बोल रहा हूँ, रिलीजन। उनके रिलीजन का हिस्सा है ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। ये पार्ट ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे जगह पे उन्होंने लाके खड़ा कर दिया 34 साल में कि हम इतने बेबस हो गए हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। तो बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे, मार्केट में छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली एक मोर डिवैल्यूएशन। ये 250-260 इसके रेंज में आपका रुपया चला जाएगा, और उसके जो असरात होंगे महंगाई के में और पब्लिक डेट में जो इजाफा होगा, वो एक अलग क़यामत बर्पा करेगा। महंगाई नहीं करना है। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। ये भी एक उनके रिलीजन का हिस्सा है कि एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। लेकिन सर 17% पॉलिसी रेट को 17% पे ले जाके क्या हम अपने इन्फ्लेशन को काबू कर सकेंगे? मैं नहीं समझ सका इसको कि मौजूदा सूरत हाल में 40% फूड प्राइसेस है, उसको ये पॉलिसी रेट कैसे मुतासर करेगा? मैं यही बताना चाह रहा था कि ये उनके IMF के रिलीजन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है उनका, कि अगर इन्फ्लेशन है तो आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है।
हालांकि और वो इसलिए होता है कि सिर्फ डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो, तो डिमांड मैनेजमेंट के तौर पे आप इंटरेस्ट रेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन है वो तो सप्लाई साइड से है, और गवर्नमेंट या दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पर अगर करेंसी डिवैल्यू होगी तो इससे इन्फ्लेशन होगा, तो उसके इंटरेस्ट रेट को कम करने से इन्फ्लेशन कैसे कम हो जाएगा? या अगर खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं, कीमतें दूध की बढ़ रही हैं, चीनी की बढ़ रही हैं, आटे की बढ़ रही है, गंदम की बढ़ रही हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है? लेकिन अब फिर गवर्नमेंट खुद जब कीमतें बढ़ाती है, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, वो पास ऑन होगा, उससे इन्फ्लेशन होगा। तो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में इन्फ्लेशन को कट करके, इन्फ्लेशन को कट करना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का जो एम्पिरिकल एविडेंस है वो ये कहता है कि 1% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जैसे कल बढ़ाया 1%, 1.3% एडिशनल इन्फ्लेशन बढ़ता है, उससे बढ़ता है, कम नहीं होता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है और वो सारा का सारा पास ऑन होता है। और सर जो बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि 4200 अरब की सर्कुलर डेट है, और वो तो कहते हैं आप करेंगे तो हम प्रोग्राम देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। इस वक्त तो हाथ बांधे हुए हैं। नदीम साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि हम 34 साल से IMF के प्रोग्राम में है, बारिंग 4 ईयर्स 2004 से 2008 का, जो हम बाहर निकले थे, और वो एक हमने एक क्राइम कमिट किया था उस लिहाज से। तो हम तो 34 साल से IMF में हैं, और यही करते 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 आज पाकिस्तान को इतना वल्नरेबल ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया गया है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। शुक्र करें कि वो अगर आपसे कहते हैं कि 17% इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, तो आप अल्लाह से शुक्र अदा करें कि उन्होंने सिर्फ 17 ही कहा है, उन्होंने 27 नहीं कहा है। वो 27 भी कह सकते थे, और ये कहते कि अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ये आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसको बहस करने से अब कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ ये बताएं कौम को कि बुरे दिन अभी और आने बाकी हैं, और आप उसके लिए कौम को अपने को भी ज़हनी तौर पर तैयार करें, और कौम को भी तैयार करें कि महंगाई भी होगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मजीद स्लो हो जाएगी, ये 1.5% अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और आपका कर्ज बढ़ेगा, आपका बजट तबाह हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब स्टेट बैंक ने बढ़ाया है, तो 1% इंटरेस्ट रेट जब स्टेट बैंक बढ़ाता है तो उससे 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपके बजट का हिस्सा है, आपका बजट का खसारा भी बढ़ेगा उस तरीके से। डॉक्टर शफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुसद्दिक मलिक साहब से मैं चाहूँगा, मुसद्दिक मलिक साहब, एक बैलेंसिंग शायद एक्ट भी गवर्नमेंट के एंड पे इस वक्त रिक्वायर्ड है। आपको कुछ तो इकदाम करने हैं कि IMF दोबारा ऑन बोर्ड आ जाए, क्योंकि ना सऊदीज उसके बगैर पैसे दे रहे हैं, ना कहीं और से आपको मदद मिल रही है। बायलैटरल जितनी हमारे मेजर दोस्त ममालिक के सारों ने बोला कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो आपने IMF से एग्री करी हैं वो करें, फिर हम आपको डॉलर भी दे देंगे। तो डॉलर हमारे पास इस वक्त नहीं है, आपको करना है नापसंदीदा काम, लेकिन लोगों को भी बचाना है, क्या करेंगे? कि मेरे ख्याल में कुछ तो चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, किसी हद तक कुछ बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। जब थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा डैम्पनिंग इम्पैक्ट आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इट्स वन वे ट्रेन। दूसरा ये है कि IMF का आप बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। IMF से मैंने अभी जो पिछला सेगमेंट था उसमें आपके सामने जो चीज़ें रखी वो यही थी कि बड़ी मौसर तजावीज़ हमारे ख्याल में मुख्तलिफ ऑप्शन हम तय कर चुके हैं जो हमारे ख्याल में एक्सेप्टेबल हैं। मगर वो सिर्फ एक्सेप्टेबल इस तरह नहीं है कि जो IMF कहे वो करी जाओ। हम इस तरह की तजावीज़ सामने ला रहे हैं जिससे गरीब आदमी पे बोझ ना पड़े और IMF को भी हम सेटिस्फाई करके आगे बढ़ सकें। तो यही मेरे ख्याल में पॉलिसी का काम होता है। यही काम इस वक्त हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, और मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब होगी हुकूमत। अच्छा, इस वक्त IMF के साथ जो हमारे टेढ़े मामलात हैं उसके अंदर 2-3 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैटर करते हैं। शेख वकास साहब, आपसे जवाब लेने से पहले मैं आपको इमरान खान के कुछ बयानात का भी दिखाना चाहूँगा, खुलासा उसका कि वो हम कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। एक अफगान सिचुएशन है, उसकी जो आउटकम है वो बड़ी मैटर करती है। वो एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बड़ा मैटर करता है। और डोनाल्ड लू ने
पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादक से मिलकर इमरान की हुकूमत गिरा दी, वो वाला बयानिया भी बड़ा मैटर करता है। और सेरीना होटल से, एक काबुल सेरीना होटल से जो इंटरव्यू दिया गया वो भी बड़ा मैटर करता है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस डैमेज हुए हैं और अदरवाइज़ हमें वाशिंगटन से सपोर्ट मिला करती थी यूएस ट्रेजरी की और IMF का प्रोग्राम थ्रू आज करता था। इस दफ़ा IMF हमसे नाक की लकीरें निकलवा रही है कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। फिर ये वो जाते हैं मांगने के लिए, वो कहते हैं अच्छा ये भी करके आओ, फिर गौर करेंगे कि हमने अप्रूवल देनी है कि नहीं। इमरान का बयानिया शुरू हुआ था कि डोनाल्ड लू ने मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरा दी। वो पूरा हमने एक सीक्वेंस इकट्ठा किया, दिखाइएगा, फिर शेख वकास साहब से पूछते हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की। जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, उधर से ये नहीं बात शुरू इधर से हुई है कि हुसैन हक्कानी को 2021 में उसको हायर किया गया। वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वॉशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। तो इमरान खान जो है वो तो डोनाल्ड लू, बाजवा, हुसैन हक्कानी, नवाज शरीफ और अब मोहसिन नकवी तक पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बायलैटरल रिलेशंस अमेरिका से भी ख़राब होगी और फिर सऊदी अरब के ऊपर भी खान साहब ने ऐसा ही किया कि सऊदी अरब से हमने उधार तेल भी मांगा, $3 अरब उधार लेकर स्टेट बैंक में भी रखे और फिर खान साहब ने कहा कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ, देखूंगा कि वो हमारे साथ आते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं। दूसरा मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की। एक तरफ हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमारी मदद कर दो, डिफ़ॉल्ट ना कर दे। तो अब सऊदियों ने भी हमें पैसा देने का वादा किया इस शर्त पे कि IMF ऑन बोर्ड आएगा। तो ये सूरत हाल शेख वकास साहब कभी इतनी अबतर कभी माजी में थी नहीं जितनी अबतरी अब आ गई। दोस्त ममालिक ने हाथ खींच लिया हमसे। देखें नदीम भाई, बात ये है, पहले ये जो आपने ये सारा बयानिया वाला सिलसिला बताया, ये तो कोई हमारा भाई PTI का होता तो वो उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डालता, मगर जो मेरे इल्म के मुताबिक जो मेरी समझ में चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बात यह है कि ताल्लुकात तो ख़राब हुए हैं, चाहे वो अमेरिका से हुए हैं, चाहे वो सऊदी से हुए हैं, मगर देखना ये है कि क्या ये इस मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा अमेरिका ने हमसे हाथ खींचा है। आपको प्रेसलर अमेंडमेंट याद नहीं है, आपको वॉरेन टेरर के फौरी अवाइल के जो साल है वो आपको याद नहीं है। उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अमेरिकन ने अपने एजेंडे के तहत, हर मुल्क जो है ना जिसको यारियां दोस्तियां तो होंगी, कोई नहीं वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे रहे, अपने अपने वक्त में इस मुल्क से हाथ खींचा है। सऊदीज ने हमारे इतने करीब होते हुए हिंदुस्तान के साथ अपना सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो मुआहदा साइन किया। सऊदीज इमरान खान के दौर से कुछ अरसा पहले से ही हमसे कुछ दूर होते चले गए थे। जो हमारे बायलैटरल रिलेशन इस मुल्क में होते हैं, बिल्कुल हुकूमतों का उसको बेहतर करने में या बिगाड़ने में हाथ जरूर होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इन रिलेशंस को ठीक करने में और ख़राब करने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ होता है। हमारे दूसरे दोस्त भी होते हैं जो इन चीज़ों को बेहतर भी बनाने में बिल्कुल हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की तो स्टेट के लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका का उधर भागना या इस वक्त आपसे हाथ उठा लेना, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं है। आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस किस्म की है, इस वक्त इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ये अगर आप समझ रहे हैं कि इस खत्ते में पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क से अगले ने सिर्फ इमरान खान दे किसी बयान दी वजह तो हाथ चुक लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। इस पर ज्यादा तफसील से डिस्कशन की जरूरत है, इसमें और बहुत से एलिमेंट्स हैं। हाँ, खान साहब ने शायद जिस तरीके से उसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, शायद उसमें कमी रह गई होगी और हमें नजर डॉक्टर मुसद्दिक से भी पूछते हैं इस पे। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो बाइडेन के फ़ोन कॉल के ऊपर भी वो इंटरव्यूज़ के अंदर कहते थे कि जब उसके पास टाइम होगा वो कॉल कर लेगा। जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया इमरान खान को, दैट शोज़ उन्होंने पाकिस्तान में एम्बेसडर नहीं लगाया 4 साल, उसके बाद एम्बेसडर आया। तो हमारा कितना कुर्बत रह गई थी अपने बायलैटरल रिलेशन में, उससे नज़र आती है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मैं तो इसको एक ही जाविये से देखता हूँ कि आप किस किस रिलेशनशिप को रोएंगे। सर, अब मैं मुल्कों के नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत मायूब सी बात हो जाएगी।
लेकिन आपने कह दिया कि फ्रांस के सदर ने मुझे टेलीफोन किया, मैं बिजी था, मैंने उसकी कॉल नहीं दी। कौन सा दुनिया का ऐसा वजीर आजम है या सरबराह है जो ऐसी गुफ्तगू करता है सर? फिर उसके नतीजे में फ्रांस के सफीर को यहाँ पे ये कहना पड़ा कि ये तो टेलीफोन एम्बेसी ने किया था, और ये एम्बेसी ने टेलीफोन सिर्फ वक्त तय करने के लिए था, मुबारकबाद देने के लिए। तो फिर मुबारकबाद मिल गई ऐसी गुफ्तगू करके? या वो गुफ्तगू फरमाना कि मैं मोदी को फोन करता हूँ, वो मेरा फोन नहीं लेता, या ये कहना कि मैं अमेरिका के टेलीफोन का सदर का इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ से सिक्योरिटी के मामलात तय करने के लिए हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर गया और वहां पे जाके कह रहा है कि आप हमें टेलीफोन नहीं करते। सर ये गुफ्तगू है। और इसी तरह की गुफ्तगू जो है दीगर जगहों पे, अब मैं मुमालिक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जहां जहां जाता हूं सर, पहले हमें हीलिंग करनी पड़ती है, पहले हमें जाके अपने रिलेशनशिप को दोबारा से इस्तबार करना पड़ता है, और हमें ये बताना पड़ता है या अपने रवैये से ये जाहिर करना पड़ता है कि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हम इस गुफ्तगू को इधर उधर नहीं लेकर जाएंगे, और वो साइफर की तरह जेबों से कागज निकाल के एक मजमा नहीं लगाएंगे जिसकी शिकार फॉरेन पॉलिसी हो जाए। मगर क्या मैं आपको बताऊं सर, फॉरेन पॉलिसी तो इन्होंने डिजास्टर जोन बना दिया, यानी किसी के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं छोड़े। कभी एक मुल्क को कह दिया कि हमने आपके यहाँ आना था, हमें एक और दोस्त मुल्क ने रोक लिया, फिर उसी के बाद ऐलान कर दिया कि वो उन्होंने हमें रोक लिया था लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए था, दोनों मुल्कों से दोस्ती खराब कर दी। ये किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है? इस वजह से सर फॉरेन पॉलिसी का तो छोड़ ही दें आप। सऊदीज डॉक्टर साहब अभी सऊदीज ने दोबारा पब्लिकली एक पोजीशन ले ली, IMF के प्रोग्राम का उन्होंने नाम लेकर बोल दिया उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम इजिप्ट की और पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे टैक्स पेयर्स का पैसे वैसे नहीं देंगे, उन्हें भी अपनी रिफॉर्म करनी पड़ेगी, अपना घर वो भी ठीक करें, फिर हम भी मदद करेंगे। जी मैंने तो आपको इस प्रोग्राम के शुरू में बताया है कि हम तैयार भी हो गए हैं, हमने IMF को दावत भी दे दी है, हमारे पास पूरा एक मुसव्वदा है और हम समझते हैं कि हम एक रीजनेबल नेगोशिएशन करके अपने मुल्क को, गरीब लोगों को भी बचा सकेंगे और रिस्पॉन्सिबली प्रोग्राम को आगे भी बढ़ा सकेंगे। यही सब लोग कह रहे हैं और यही हमारा मौका था इस वक्त, इस वजह से हम तो इससे भाग नहीं रहे। शेख वकार साहब, जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसको किधर जाता देखते हैं? क्योंकि इतने बड़े चैलेंज हैं और बड़े दिल जिगरे से ये फैसले करने पड़ेंगे, इसके साथ आप और टिंकरिंग नहीं कर सकते। 2-3 महीने ज़ाया हो गए पाकिस्तान के, आपको ये फैसले लेने हैं और आगे निकलना है। इससे एक तकलीफ आएगी बहुत शदीद किस्म की और उसको उसके अंदर से गुजरे बगैर अब रास्ता भी नहीं है। तो क्या वो ये आपको नज़र आता है कि इसी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर इन मुश्किल फैसलों से हम लेके आगे निकल जाएंगे या भी फंसे रहेंगे? मलिक साहब, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक सेटल नहीं होगी, कोई मुश्किल फैसला भी पाकिस्तान को इस क्राइसिस से नहीं निकाल सकेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन का थमना ज़रूरी है, इसका सेटल होना ज़रूरी है। ये जो टर्मोइल, ये जो हिजानी कैफियत और ये जो बेचैनी की मैं तेनू टा देंगा, मैं तेनू ले आवांगा, मैं नहीं जाना, मैं आना है, ये जो तमाशा रोज टीवियों के ऊपर लगा हुआ है, जिसके अंदर लोगों की महंगाई से होने वाली अजियत भी छुप चुकी है। हम इन दूसरी डिस्कशंस में आ जाते हैं। आपने तो अच्छा किया, आपने इसमें बात कर ली। मोस्टली टॉक शोज बात ही नहीं करते, वो कहते हैं फलाने ने इन्हें कर देता, फलाने ने कर देता। वो लोग सुनते हैं, लोगों को और ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर इलेक्शन, मेरी जाती राय में, इलेक्शन अगर हो जाए तो उससे ये हिजानी कैफियत ये खत्म हो जाएगी। जिसको पाकिस्तानी अवाम मौका दे वो मुश्किल फैसले ले और मुश्किल फैसले लेने के बाद पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। अगर कोई ये समझता है कि ये क्राइसिस सड़कों पे रहे, ये क्राइसिस मीडिया पे रहे, अखबारों में तमाशा लगा रहे, पाकिस्तानी सियासतदान हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले, वो कौम के जख्मों पे नमक छिड़कते रहे, सिर्फ अपनी कहानियां सुना सुना के, रोज नए वजीर आते रहे, वहां से असम्बलियां आती रहे, वहां से असम्बलियां जाती रहे, और फिर उस दौरान आप औखे फैसले लेके मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लें, तो ये फिर खाम ख्याली है लोगों की, ये नहीं जोड़ा। आपको डॉक्टर मुसद्दिक, मैं साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लूँ। 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात सर के ऊपर हैं और उसी के अंदर आपको ये इक़दामात करने हैं। आपको लगता है कि दोनों चीज़ें वक्त पे होंगी? सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी विदिन 90 डेज़ होंगे और साथ ही मुश्किल फैसले भी हो जाएंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ जो है वो आइन के मुताबिक होनी चाहिए। सूबाई असम्बलियों के भी जो मामलात है वो आइन के मुताबिक अपने वक्त से होने चाहिए और वफाकी हुकूमत का भी मामला आइन के मुताबिक अपने वक्त से होना चाहिए। जब हम आइन को ताज़ीम उसकी करेंगे, उसको इज्जत देंगे,
तो एक रूल बुक सारे लोगों के सामने आ जाएगी और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बाकी मुश्किल फैसले, पाकिस्तान 75 साल से मुश्किल ही फैसले करते आ रहा है। मैंने कोई आसान फैसले तो आज तक देखे नहीं है। हाँ, ये एक मुश्किल वक्त है, इससे पहले भी एक मुश्किल वक्त था, उससे पहले भी एक मुश्किल वक्त था। उम्मीद सिर्फ ये है कि आने वाला वक्त मुश्किल नहीं होगा। ये जो नाउमीदी फैल रही है, मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम सब की, जो लोग सियासत में हैं, जो लोग लिखते दिखाते हैं, उनकी ये है कि इस नाउमीदी की दलदल में कौम को ना दुरुस्त नहीं दे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शेख साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।